बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है आपका FLP1 फुल लेंथ टेस्ट 1, ठीक है, जो ऑलरेडी आप कंडक्ट कर चुके हैं। मैं उसके आपके साथ आंसर्स और उसकी जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं जी। फुल लेंथ टेस्ट 1 का पहला MCQs, द बार कोड सिस्टम इज़ कॉल्ड, ठीक है जी। बार कोड, आपको पता है बार कोड जो है ये असल में किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो कोई भी ज़ेब्रा लाइंस जो हम लगाते हैं या वर्टिकल लाइंस जिनको हम कहते हैं लगाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है और वो इंफॉर्मेशन एज सेम एज स्टोर्ड ऑन द डिवाइस एट द सेम टाइम वो कंप्यूटर के अंदर भी उसके पैटर्न सेव हैं। मतलब ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाया हुआ है और जहाँ कहीं भी वो लाइन होगी या वो नंबर होगा तो उसका पर्टिकुलरली कोई मीनिंग है और वो कंप्यूटर ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर उसको ऑपरेट कर रहा होता है वो ऑलरेडी जानता है कि जनाब आप इसमें ये जो 2 लाइंस हैं उसमें 8 लिखा है, 9 लिखा है या 0 लिखा है या X01 लिखा है, ये इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जो डिफाइंड पैटर्न है दे आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर और आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं और पैटर्न्स को फॉलो करने के बाद वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस डेटा को कन्वर्ट करता है इन डिजिटल। कोई भी MCQs इस तरह का आ जाए, याद रखो इस सब में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को रीड किया जाता है। ये जो आप लोगों के पास पैटर्न है मार्कर के ऊपर, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मतलब ये नज़र आ रही है कि ये क्वांटिटी है, ये एनालॉग आप इसको कह लें, ठीक है। इस एनालॉग क्वांटिटी को पहले रिसीव किया जाता है, फिर इसको फ़ौरन कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल क्वांटिटी के अंदर या डिजिटल फॉर्मेट्स के अंदर, फिर इसको सेंड किया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और कंप्यूटर का प्रोसेसर फिर इसको अंडरस्टैंड करता है। अब वो कहते हैं जी बार कोड सिस्टम। अब ये सारे के सारे जो सिस्टम है इस तरह के बार कोड, अब बार कोड को आपको पता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, UPC भी, ठीक है। तो बार कोड जो सिस्टम है ये एक तरह की इनकोडिंग स्कीम को फॉलो करता है और आप लोगों ने 4 इनकोडिंग स्कीम्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने BCD, EBCD, IEC, ASCII, यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम, ये सारी कोडिंग स्कीम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके डिफरेंसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बस अब आपने ये बताना है कि जो बार कोड जो है वो किस को यूज़ करता है। ये आपकी बुक में से ही MCQs है, तो इसका अल्फ़ा आंसर है जी ASCII विच इज़ कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दिस इज़ द करेक्ट आंसर एक्चुअली। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया बीटा विच इज़ कॉल्ड EBCDIC, जिसको हम एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड कहते हैं। उसके बाद है BCD विच इज़ कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद है यूनिकोड विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम्स, ठीक है। तो आपको पता है हाईएस्ट और लेटेस्ट और मॉडर्न जो है वो यूनिकोड है। BCD आपको पता है 0 to 9 नंबर्स हैं उनके लिए होती है। EBCDIC ये भी 0 से 9 है, बस इनके आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ASCII जो है ये भी आपके जितने ASCII नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट्स हैं ABC के और कुछ सम स्पेशल सिंबल्स, कुछ स्पेशल करैक्टर्स और 0 to 9 डिजिट्स, ये सबको रिप्रेजेंट करती है। इस तरह जो ASCII है उसको हमने 2 डिफरेंट उसमें डिवाइड किया हुआ है, एक 7 बिट है और एक 8 बिट है, ठीक है। 7 बिट के साथ ये आपको पता है 128 करैक्टर्स को डिफ़ाइन करता है और 256 के साथ ये जो 8 बिट के साथ है वो 256 करैक्टर्स को डिफ़ाइन करता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी क्योंकि ये बार कोड की जस्ट बात हो रही है तो बार कोड इन तीनों में से किसी को फॉलो नहीं करता, ASCII को फॉलो करता है विच इज़ A, ठीक है। तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद जंप करते हैं जी MCQs नंबर 2 के ऊपर। द पॉइंटिंग स्टिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड। पॉइंटिंग स्टिक क्या है जी, ये आपको पता है। अब पॉइंटिंग स्टिक की बात सुन लीजिए। कोई भी पॉइंटिंग स्टिक जो है वो भी पहले एनालॉग डाटा रिसीव करती है, जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं वो एनालॉग फॉर्मेट के अंदर है, देन वो उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल के अंदर और डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो उसको प्रोसेस करती है। और ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस X एक्सेस Y एक्सेस फॉर्मेट्स को यूज़ करती है। मतलब आप लोग अगर देखा है आप लोगों ने तो ये आपकी स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन मोबाइल फ़ोन स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, किसी चीज़ की भी स्क्रीन हो सकती है। तो इसको डिवाइड किया हुआ है जी X एक्सेस और Y के अंदर। जब आप किसी पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो वो उसके पॉइंट्स को मेजर करती है, ठीक है। जैसे इसके पॉइंट्स को ये मेजर करेगी, उसको पॉइंट्स को मेजर करती है, देन फिर उसको वो प्रोसेस करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट इसके CPU के पास जाएगा और इसका CPU जो है इसको फिर फर्दर प्रोसेस करेगा।
तो पॉइंटिंग स्टिक जो है इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग पेन, नो, ठीक है। ट्रैक पैड, यस, इसको ट्रैक पैड कहते हैं, और ट्रैक पॉइंट, नो, ऑल, नो, ठीक है। जो MCQs नंबर का जो 2 है उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है पॉइंटिंग स्टिक का करेक्ट आंसर जो है वो है ट्रैक पैड बीटा। उसके बाद MCQs नंबर आ गया जी 3। Which of the following tasks of the preliminary investigation decide the limitations of the system cost and time limitation to develop the system? मतलब कौन सा आपने वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा, उसके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के आपने फेज़ पढ़े। उसमें सबसे पहला था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको पता 5 फेज थे। सबसे पहला कौन सा था? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा कौन सा था? वो था सिस्टम स्कोप, ठीक है। तो सिस्टम स्कोप जो है इसके अंदर हम टाइम लिमिटेशंस और उसके बाद कॉस्ट लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट। उसके बाद तीसरा इसके अंदर था आपको पता ऑल्टरनेट सोल्यूशन, ठीक है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस वगैरह ये वाला टॉपिक था। अच्छा जी, जो इसका 4 पॉइंट है वो आप लोगों को पता है जी फिजिबिलिटी स्टडी है, ठीक है। और नंबर 5 पे ये है जी जिसको हम प्राइमरी या बेसिक प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर आपको पता है वो नीड एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ये 2 चीज़ें किस फेज़ में होती हैं, तो बेटा वो सिस्टम स्कोप के अंदर होती हैं, ठीक है। सिस्टम स्कोप इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। MCQs नंबर 3 का करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा विच इज़ सिस्टम स्कोप। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी MCQs नंबर 4, द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स ऑफ लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं उनकी डेटा स्पीड जो होती है नॉर्मली वो 100 Mbps, ठीक है, 100 बिट पर सेकेंड। एक चीज़ और बच्चों याद रखिएगा, MCQs में शायद कहीं आए, ये जो Mbps है, ये जो वर्ड है ना बेटा, ये कभी भी आपने बाइट नहीं बोलना, इसको कभी भी बाइट नहीं बोलना, ये हमेशा बोला जाएगा बिट। अब सर इसमें क्या लॉजिक है? समटाइम तो हम फिर MBs भी बोलते हैं, वो तो मेगाबाइट होता है। तो बेटा याद रखो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर फील्ड्स के अंदर। एक है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, और एक होती है नेटवर्क स्पीड्स। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जब हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम इसको बोलेंगे मेगाबाइट पर सेकंड, बात समझेंगे। और जब आप नेटवर्क स्पीड की बात कर रहे होंगे तो फिर आप इसको बोलेंगे मेगाबिट पर सेकंड। तो अब ये क्योंकि MCQs में उसने आपसे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स की बात की है, कहते हैं जिसकी नॉर्मल ट्विस्ट तो ये 10 मेगाबिट पर सेकंड से तो स्टार्ट होती है, जाती कहाँ जी 100 Mbps के ऊपर, ठीक है जी, इसको भी। और इसमें मेरे ख्याल में एक निशानी और भी है, इसमें ये जो MB में ये B बड़ा आता है, लेकिन ना भी आए, छोटा है बड़ा है, तो आपने ये देखना है जब कभी स्टोरेज की बात होगी है तो हम इसको बाइट बोलेंगे, जब कभी नेटवर्क की बात हो रही है तो हम इसको फिर बिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट इसकी ऑप्शन है। इसमें जो 4 है, 4 MCQs का जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा 100 Mbps, ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 5 पे चलते हैं। विच वन अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। तो आपको पता है कि सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस जब टॉक करती हैं तो ये जो सेम टाइम का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये नॉर्मली आता है बस टोपोलॉजी के अंदर। अब बस टोपोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो है शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन। अब शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइंस प्रॉब्लम क्या जनरेट करती हैं? एट द सेम टाइम जब मल्टीपल डिवाइसेस अपना डेटा सेंड कर देती हैं तो वो डेटा आपस में कोलाइड होता है, कोलैप्स करता है, और डेटा दोनों A और B और या B और A जिस पॉइंट पे भी वो ट्रैवल कर रहा होता है वहाँ ट्रैवल नहीं करता, जिसकी वजह से ये मसला या इशू आता है। तो इस मसले से बचने के लिए आपको पता है ना, इसमें आप लोगों के पास CSMA/CD है जिसमें कोलिजन डिटेक्शन होती है। फिर हम CSMA में कोलिजन कैरियर सेंसिंग करते हैं, ठीक है, जिससे हम कैरियर को पहले कैप्चर करते हैं फिर उसमें डाटा सेंड करते हैं। फिर CSMA कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है
कि ये शेयर्ड लाइन है, इसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस अटैच हैं और वो सेम टाइम पे आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। तो हम इसकी प्लानिंग इस तरह की करते हैं और वो होता है, आपको पता है किसकी वजह से, टोकन पासिंग टेक्निक की वजह से या टोकन टेक्निक की वजह से। और ये आपको पता है ये बस टोपोलॉजी है और ये बहुत ज़्यादा इस पे ऊपर जो चलने वाला प्रोटोकॉल है वो है ईथरनेट, इसको मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो फिर CSMACR आ गया विच इज़ कॉल्ड कोलिजन। तो ये जो इसकी स्कीम है ईथरनेट की, इसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे डेटा जो होता है उसको सेंड और रिसीव कर सकती हैं। तो आपके पास ये बेटा तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप MCQ नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो है वो है CSMACR विच इज़ कॉल्ड चार्ली। ओके, उसके बाद आ गया जी लेज़र प्रिंटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। लेज़र प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ADL प्रिंटर कहते हैं, नो, इसको पेज प्रिंटर कहते हैं। इसको बेटा पेज प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्पीड को पर मिनट पेजेस के हिसाब से मेजर किया जाता है, मतलब इतने पेज पर मिनट, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। और आपको पता है एक प्रिंटर है जिसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो लाइन पर मिनट्स हैं, 300 लाइन्स पर मिनट्स, ठीक है। तो क्योंकि इनकी या 3000 लाइन्स पर मिनट, इनकी जो स्पीड है उसको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि लाइन मैकेनिज्म है तो लाइन प्रिंटर है। जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है पेज पर मिनट्स, इसीलिए इनको हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं इन अदर हैंड। तो MCQ नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है पेज प्रिंटर, बीटा। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 8, द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड। अब आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स पढ़े, वो जो मैंने आपको रेफरेंस उसके अंदर पढ़ाए, ऑपरेंड्स पढ़ाए, ऑपरेटर पढ़ाए और उसका रेफरेंस पढ़ाया, ठीक है। वो तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट है जिसको हमने आगे डिवाइड किया। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन 1 2 3 मैक्सिमम 3 होती हैं और ये अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर मॉडल चेंज भी होती हैं। जो पुराने मॉडल थे वो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यूज़ करते थे। जैसे टेक्नोलॉजी रेवलाइज्ड हुई तो फिर ये 2 3, इसका मतलब ये होता है कि जितने एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होती है उतना बड़ा जो आपका डेटा सेट होता है वो प्रोसेसिंग के लिए जा सकता होता है। अच्छा, तो लेकिन उनसे पहले हमने कुछ टाइप्स ऑफ भी उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन सेट। तो उसमें कुछ कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन थी, कुछ IO इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ ALU की इंस्ट्रक्शन थी, कुछ CPU की इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन आपसे पूछा ये जा रहा है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम का जो फ्लो है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन जो होती है कंप्यूटर यूज़ करता है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए तो IO इंस्ट्रक्शन होती है, इसके लिए फिर वो बेटा यूज़ करता है। जैसे ये IO का, ये देखें चार्ली पे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का जिक्र भी है, ALU ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ये सारी टाइप्स हैं। लेकिन डेटा की मूवमेंट या उसकी चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहते हैं विच इज़ बीटा, ठीक है। बीटा इज़ करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 8। तो इंस्ट्रक्शन सेट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया। हम चलते हैं MCQ नंबर 9 पे। विच सेगमेंट इज यूज विद DI एंड SI रजिस्टर्स। अच्छा, ये जो I का वर्ड है पहले तो ये समझ लें, इसको हम इंडेक्स रजिस्टर्स कहते हैं। और आपको पता है आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मैनी टाइम, इंडेक्स का वर्ड जहाँ पे भी आए इसका मतलब समथिंग अबाउट एड्रेसिंग, ठीक है। कुछ कहीं कहीं पे भी इसका जिक्र है, इसका मतलब ये होगा कि आप किसी चीज़ की एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, कहीं वो मेमोरी की एड्रेसिंग की बात हो रही होती है, कहीं वो जो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। तो ऑलवेज टॉक अबाउट एड्रेसिंग। तो ये जो I है, I वंस अगेन इंडेक्स रजिस्टर है, इसके साथ D लगा, D मीन डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स, इसको DIR भी बोलते हैं। उसके बाद SI या SIR, SI जो है इसको हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स कहते हैं। अब ये जो दोनों रजिस्टर्स ये करते क्या हैं ये भी देखें। बाकी मैं आपको जनरल पर्पस रजिस्टर अगर रिवाइज़ करने बैठूं तो 1 सेकंड बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं रिकॉल कर दूं। उसमें आप लोगों ने IR पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने PC पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने MAR पढ़ा, उसके अंदर आपने MBR पढ़ा, फिर आपने जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टैक्स पढ़े, उसके बाद फिर आपने उसके सेगमेंट्स जो रजिस्टर्स के सेगमेंट्स पढ़े हैं जो आपके सामने चारों लिखे हुए हैं। कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है और स्टैक सेगमेंट है। तो जो कोड है वो इंस्ट्रक्शंस को डील करता है, डेटा सिर्फ डेटा को डील करता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह उसके लिए इस्तेमाल होता है। और स्टैक सेगमेंट जो होता है ये करंट फ्लो, जो करंट इंस्ट्रक्शन या करंट प्रोग्राम CPU के अंदर लोडेड होता है और वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके अरेंजमेंट्स को जानता होता है, इसीलिए इसको हम स्टैक कहते हैं।
अब क्योंकि ये सोर्स और डेस्टिनेशंस का कॉन्सेप्ट है, तो सोर्स जो है वो सोर्स इंडेक्स फॉर स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है, ये सोर्स इंडेक्स फॉर स्ट्रिंग होते हैं। और इसी तरह ये जो आप लोगों के पास एस आई है ये सोर्स हो गया, और डी आई डेस्टिनेशन सोर्स होते हैं फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, ये दोनों इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये आपकी बुक में शायद इनके बारे में लिखा हुआ है 8 बाइट्स, तो ये अब तो बहुत लेटेस्ट हो गए हैं, 16 रहे हैं, 24, अब राइट नाउ 32 बाइट्स तक भी यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। तो सेगमेंट कौन सा यूज़ होता है जी? डी आई एस आई के साथ वो स्टैक सेगमेंट है। डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर MCQs नंबर 9। ओके, रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट भी, रजिस्टर्स आपको पता है टेम्परेरी मेमोरी है CPU के अंदर, कोई भी डेटा जब जा रहा होता है तो उसको रजिस्टर ही रिसीव करते हैं और उसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करता है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग वो सारी इंस्ट्रक्शन को रिवर्स करता है रजिस्टर्स में, और रजिस्टर जो है वो उठा के फिर उसको मेमोरी की तरफ भेजते हैं और मेमोरी फिर इसको आउट करती है। मतलब ये पूरा फ्लो एक साइकिल में चलता है, इसलिए इसको CPU एग्जीक्यूटिंग साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाय 1 फ्लो कर रही होती हैं आपस में। ओके, तो ये आप लोगों के पास आ गया। इसका करेक्ट आंसर जो है स्टैक सेगमेंट्स का स्टैक सेगमेंट है। उसके बाद MCQ नंबर 10 पे चलते हैं। इन विच of the following phase of SDLC the system is called for use to solve the problem? कहता है जी सिस्टम डेवलपमेंट I'm sorry, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन सा फेज़ है जो सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम को वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन इज़ फर्दर, जैसे इसमें सबसे पहला है जो है वो आप देखें डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में तो सिस्टम वर्किंग इन्वायरमेंट पे नहीं जाता। कोडिंग आपको पता है हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड करते हैं। और टेस्टिंग इज़ अ फेज़ जिसमें हम हमारे जो लिखे गए कोड है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में यूनिट एंड सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है जी 5 डिफरेंट फेजेज हैं। 4 तो इम्प्लीमेंटेशन से एंड 5th वन इज़ अ यूज़र ट्रेनिंग। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाकर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप उड़ा देते हैं, उसको कहते हैं जी इसको रिमूव करें, आज के बाद ये न्यू सिस्टम, न्यू कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ना ये वर्क करेगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। एक होती है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, आप पुराना सिस्टम भी साथ साथ चला रहे हैं और न्यू सिस्टम भी साथ साथ चला रहे हैं। और एक होती है जी इसमें फेज़ इम्प्लीमेंटेशन, उसमें हम सिलेक्टिव फेज़ के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं। और एक होता है पायलट इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हम सिलेक्टिव यूज़र्स को कॉल करते हैं और वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास आ गया इम्प्लीमेंटेशन। MCQ नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन बीटा। MCQ नंबर 11, इन अ रिलेशनशिप हैज़ अ कार्डिनलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। कहता है जी अगर एक रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वो है ही 1, तो बताइए वो रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। अब मस्ट बी का मतलब है कि आपसे कार्डिनलिटी तो उन्होंने ऑलरेडी बता दी MCQs में, अब आपसे पूछी जा रही मोडेलिटी, और मोडेलिटी में आपको पता है 2 ही चीज़ें हैं, या ऑप्शनल या मैंडेटरी। अब एक रिलेशन में है ही कार्डिनलिटी 1 है, ठीक है, यानी कि उसके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो उसके अंदर है वो ऑलरेडी 1 है, तो आपका जो रिलेशनशिप है मल्टीपल टेबल्स के दरमियान में वो 1 to 1 होगा। ये तो बात होगी, मतलब सेंस बनती है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया बताइए कौन सा रिलेशन होगा, कहा जी ऑलरेडी एट लीस्ट 1, मतलब ऑलरेडी 1 रिलेशनशिप है, ये MCQ में बता दिया गया है। पूछा गया है वो होगा कौन सा, तो वो मैंडेटरी होगा हर हाल में। अगर वो ऑप्शनल होगा तो रिलेशनशिप्स को फेच करना, उसके डेटा को एक्सेस करना, वो दिस विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो MCQs का जो 1 to 1 है वो इसलिए नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप में से कुछ बच्चों ने 1 to 1 मेंशन किया होगा, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इट ऑलरेडी मेंशन इन MCQs। आपसे पूछा जा रहा है द रिलेशनशिप मस्ट बी, रिलेशनशिप हर हाल में होना चाहिए क्या, मैंडेटरी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास बीटा इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। MCQs नंबर 12, विच इज़ द मेन बॉडी ऑफ कंसेप्चुअल डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। तो एनालिसिस, यस, ठीक है। अगर बिल्कुल मेन की बात करें तो डिज़ाइन ही होती हैं, तो इसमें ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोसेस में कंसेप्चुअल बता दिया गया है। उसके बाद प्लानिंग है, प्लानिंग इज़ ऑल्सो मेन बॉडी, दे ऑल आर द मेन बॉडी, इसीलिए ऑल इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे जाके देखें तो फिर डिज़ाइन होगा, लेकिन उसमें फिर ये जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डेवलपमेंट है ना, ये वाला वर्ड नहीं होगा, फिर यहाँ कोई वर्ड और होना चाहिए। अगर कंसेप्चुअल का इसमें बता दिया इट्स मीन इट्स टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कंपल्सरी। MCQs नंबर 12 में जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा ऑल।
MCQ number 13, integrity is also concerned with dash of the data. Integrity as some sort of rules, and you know integrity is a straightforward link with the security and preciseness and correctness of the data. तो MCQs देखिए, security yes, quality no mention, relationship no, maintenance no. तो correct answer for MCQs number 13 is the security. ठीक है, integrity in other words is also called a security of the data. MCQs number 14, in ERD model the relationship between two entities is represented by. ये ERD मॉडल्स की सिंबल्स बेटा आपने पेपर से जाने से पहले ज़रा इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना है, क्योंकि इन सिंबल में से कोई ना कोई MCQs आएगा. अगर इस तरह ना पूछा गया तो इस तरह पूछा जाएगा कि बताइए जी ये दो सिंबल हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं. आपको ऑलरेडी सिंबल दे दी जाएगी और बताइए इसका नाम क्या है. या आपसे पूछा जाएगा जी ये दो चीज़ें, इनके दरमियान में डिसीजन होना है, तो डिसीजन में कौन सी सिंबल आएगी जी, डायमंड सिंबल आएगी. या हमने जनाब इसके ऊपर मोडेलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करना है, तो क्या आएगा, डबल लाइन आएंगी, सिंगल लाइन आएगी. ठीक है, या हमने कनेक्ट करना है इसके अंदर, तो सर्कल आएगा कि सर्कल नहीं आएगा. तो हमने इसमें इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है. तो इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स. तो ट्राई कीजिए सारी सिंबल्स को एक दफ़ा पढ़िए, मुश्किल नहीं है. ठीक है, इनको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी. तो टू एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता लाइन हम लगाते हैं. जैसे लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये आ गया स्टूडेंट और ये आ गया टीचर, तो ये आप लोगों के पास हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको इस लाइन से इंडिकेट करते हैं. ये रिलेशनशिप लाइन है जिसको हम आपस में लिंक कर देंगे. MCQ नंबर 14 का करेक्ट आंसर जो है वो है डेल्टा लाइन. MCQ नंबर 15 पे चलते हैं. दैट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इज़ कॉल्ड. जी क्यूरी के बारे में. अब एक्सट्रैक्ट डेटा आ गया. अगर सेव डेटा आता तो हमको फॉर्म की बात करते अब क्योंकि बात हो रही है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, तो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं जी सिलेक्ट क्यूरी. नो, सिलेक्ट क्यूरी is used for other purpose. Join query is actually is applied to access or extract the data from multiple relations. ठीक है, उसके बाद relationship query there's no types of query in the queries and none once again there's no option. तो MCQ नंबर 15 का correct answer जो हो गया वो होगा join query. MCQ नंबर 16 पे चलते हैं. विंडो दैट ऑर्गेनाइज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस इज कॉल्ड. कहता है जी वो विंडो जिसमें डेटाबेस के सारे ऑब्जेक्ट. तो बताइए ज़रा पहले तो मुझे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कितने, वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. वो हैं जी 4. कौन कौन सा, एक आ गया टेबल, एक आ गया फॉर्म, एक आ गया रिपोर्ट, एक आ गया क्यूरी. तो ये अच्छा, इसके बाद 3 और भी हैं, इंडेक्स है, पेज है एंड समथिंग अदर. देयर इज 7 टोटली एक्चुअली इन डेटाबेस विंडोज़, लेकिन आप लोग जो इसमें पढ़ते हैं वो 4 हैं, तो आपका फोकस भी 4 पे होना चाहिए. ठीक है, तो डेटाबेस विंडो, तो उसको डेटाबेस विंडो कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे आप लोग इसको क्रिएट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वहाँ ये सारे 1 बाय 1 आ रहे होते हैं. विंडो इज़ जस्ट अ विंडो. आपके सामने जो एक खिड़की ओपन होती है उसको हम विंडो कहते हैं, क्योंकि उसमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए हम उसको डेटाबेस विंडो कहते हैं. डायलॉग्स क्या होते हैं बेटा, जब कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट करता है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप किसी चीज़ को डिलीट करने लगते हैं तो कंप्यूटर कहता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर आपको कोई वार्न कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है. ठीक है, तो असल में कंप्यूटर आपसे पूछ रहा होता है जी. ठीक है, उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं. और डेटाबेस डायलॉग्स होते ही नहीं हैं. ओके, तो MCQ नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो है वो है चार्ली, डेटाबेस विंडो. MCQ नंबर 17, हाउ मैनी बाइट्स डेट एंड टाइम्स कैन टेक्स इन डेटाबेस. डेट एंड टाइम आपको पता है क्या है, ये टाइप्स ऑफ डेटा है. जैसे जहाँ पे आप लोगों ने नंबर, ऑटो नंबर, मेमोस, टेक्स्ट, OLE, हाइपरलिंक्स, ठीक है, इस तरह के वो पढ़े थे ना चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 3 या 4 में आई थिंक. टाइप्स हैं, तो उसमें बताया गया कि डेट एंड टाइम जो है ये भी एक टाइप्स है. बताइए ये कितने बाइट्स लेता है. तो बेटा ये 8 बाइट्स लेता है अपने डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए. तो MCQ नंबर 17 का करेक्ट आंसर जो है वो B है. ठीक है, 8. उसके बाद आगे चलते हैं जी. MCQ नंबर 18 और 18 MCQs में हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच क्यूरी इज़ यूज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्ट द डेटा. तो कैलकुलेट आपको पता है 2 ही करती हैं, एक क्रॉस टाइप क्यूरी करती है और एक पैरामीट्रिक क्यूरी करती है. अपेंड जो होती है वो डेटा एंटर करती है, और अपडेट क्यूरी भी होती है जो डेटा वगैरह को मॉडिफाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है. तो जब जस्ट कैलकुलेशंस की बात हो रही हो तो हम पैरामीट्रिक, लेकिन कैलकुलेट पर प्लस रीस्ट्रक्ट की बात हो रही हो तो हम क्रॉस टाइप क्यूरी पढ़ते हैं. MCQ नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो है क्रॉस टाइप
क्यूरी डेल्टा। MCQ नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग वेब पेजेस इज़ कॉल्ड। जी वो वाला प्रोसेस जिसमें आप वेब पेज को लॉन्च करते हैं वो क्या है जी? स्टोरिंग पेजेस। नो, ये जिस सॉर्ट ऑफ आपने को वर्ड एक्सेल की कोई फाइल बनाई उसको आप स्टोर करते हैं और वो आपके हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है, तो उसको हम स्टोरिंग पेज कहते हैं। पब्लिशिंग, यस, पब्लिशिंग एक्चुअली द टेक्निकल वर्ड विच इज़ यूज टू लॉन्च वेबसाइट्स। इसको हम वेबसाइट पब्लिश भी कहते हैं। आपने कोई लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, उसकी वेबसाइट बनाई, तो जब आप उसको सर्वर के ऊपर लोड करके उसका रेफरेंस इंटरनेट पे छोड़ देंगे, WWE का हिस्सा बन जाएगा वो वर्ल्ड वाइड वेब का, तो इस प्रोसेस को एक्चुअली पब्लिशिंग का वेब कहते हैं। ऑनलाइन पेज बेटा, ये जितने भी वेबसाइट्स होते हैं ये मल्टीपल पेजेस में डिवाइड होती हैं, तो उनके पेजेस को आप ऑनलाइन पेज कह सकते हैं। ना क्यूरी, ठीक है, दिस इज नॉट रेलिवेंट ऑप्शन एक्चुअली। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 19 की वो है पब्लिशिंग, ओके, विच इज़ बीटा। उसके बाद MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन। जी कम्युनिकेशन लाइन, अब यहाँ पे मैंने इस MCQ को कैसे पिक किया, मैंने ऐसे पिक किया, मुझे लगा ये इसकी तीनों ऑप्शन नहीं है, तो फिर पीछे बची T1, तो मैंने T1 को करेक्ट कह लिया। अब जैसे ISP का मुझे पता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दिस इज़ द पर्सन एक्चुअली प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज, तो ये तो लाइन तो नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद NIC, ये क्या है? ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, विच इज़ द फिजिकल कार्ड इंस्टॉल विद द लैपटॉप कंप्यूटर टू कनेक्ट द नेटवर्क लाइन्स, ठीक है। उसके बाद T1 एक्चुअली द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टिल दे आर यूज इन कम्युनिकेशन। कॉम बेसिकली सपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि नहीं थी तो T1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसीलिए फिर ये हाई स्पीड हूँ या लो स्पीड हूँ, लेकिन है जिक्र ही लाइन्स का एक है T1 का, तो वो T1। अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 10 उसका पेज नंबर 1 उसका लास्ट पैराग्राफ, उसको ज़रा डिटेल से पढ़िए, वहाँ से आपको T1 लाइन के बारे में मज़ीद जो होती है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। तो MCQ नंबर 20 का करेक्ट आंसर चार्ली। MCQ नंबर 21, रिपोर्ट्स कैन बी प्रिंटेड यूजिंग डैश मेन्यूज। एडिट में एडिट होता है, प्रिंट मेन्यू होता ही नहीं है, प्रिंट बेसिकली ऑप्शन है, तो आपसे प्रिंट ऑप्शन होती तो हम प्रिंट लगा देते, लेकिन आपसे मेन्यू पूछा गया है, तो मेन्यू होता है फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट की ऑप्शन होती है जहाँ से आप इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 22, द वेरिएबल डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स सेव अस फ्रॉम। जी कहते हैं जी जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हो, मतलब जिस तरह के वेरिएबल अगर आप लोगों को चाहिए, जिस तरह का कोड आप लिखने जा रहे हैं, और वेरिएबल भी आपने उससे रेलिवेंट लिए, मतलब एरिया ऑफ सर्कल है तो एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल लिख दें, तो मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये आपको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये आपको किससे बचाता है जी? कंस्ट्रक्ट कांस्टेंट वैल्यू से नो कांस्टेंट वैल्यू यू कैन स्टोर, मीनिंगफुल डेटा से नो, मीनिंगफुल डेटा इज एवरी डेटा इन द प्रोग्राम इज मीनिंगफुल, गार्बेज वैल्यू यस। अगर आपने इररेलेवेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उनको यूज़ नहीं किया, तो जो वैल्यू जो रिजल्ट्स आएंगे वो अनप्रडिक्टेबल आएंगे, अजीबो गरीब रिजल्ट होंगे, तो उनको हम फिर गार्बेज वैल्यूज़ कहते हैं। तो MCQ नंबर 22 का करेक्ट आंसर जो है वो है चार्ली, विच इज़ गार्बेज वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी व्हेन डारपा इस्टेब्लिश स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। डारपा जो है आपको पता है नेटवर्क एजेंसी है, डिफेंस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, शायद इस तरह था। ARPA था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो D उसमें फिर वो डिफेंस के लिए लग गया, ठीक है। तो ये दैट वाज द एक्चुअली द फर्स्ट एजेंसी हु लॉन्च द नेटवर्क्स बिटवीन मल्टीपल यूज़र्स, तो वो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको हैंडल किया, तो इसीलिए इसको फिर ARPA की बजाय डारपा कहते हैं। तो इसने फर्स्ट कब लॉन्च किया था? 1969 में, ठीक है। इसके बारे में मेरा कंप्लीट लेक्चर चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का पढ़ा है, उसमें मैंने पूरी इसकी हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद 23rd का करेक्ट आंसर जो हो गया वो बीटा। उसके बाद 24, विच वन इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ OSA मॉडल। OSA मॉडल की आपको पता है जी कितनी लेयर्स हैं? 7, लेकिन 6 उसमें कंसिडरेबल है, साथ में फिजिकल लेयर है, तो वो आपकी बुक में भी सेपरेट लिखी होती है, मतलब उसका सिर्फ ताल्लुक कम्युनिकेशन मीडिया से है जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, जो वायर्स हैं, तो इसीलिए हम 6 को कंसिडर करते होते हैं। तो बल्कि 6 में से भी हम 3 को कंसिडर करते होते हैं, ठीक है, ऊपर से भी 1-2 छोड़ दी जाती हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो कॉमन सेंस है कि एक मोबाइल पे एप्लीकेशन होनी चाहिए और उस पर नेटवर्क्स होना चाहिए, इसमें लेयर कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक रेफरेंस मॉडल है,
क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि कम्युनिकेशन इस फेज से गुजरती है, इसलिए फिर हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पूछा ये क्या जी, बताइए कौन सी लेयर जो है वो बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर है। तो वो आपको पता है जी, सबसे पहले एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक है। तो डाटा लिंक है एक्चुअली द मोस्ट बॉटम लेयर इन एक्चुअली 6 लेयर OSA मॉडल। अगर बहुत ज़्यादा एंड की बात करें तो वो फिजिकल है, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर में आता नहीं है, वो लैद है, ठीक है। तो आप डेटा लिंक लेयर जो होती है उसको अटैच करें, टिक करेंगे, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर इज बीटा। 25th फंक्शन डेफिनेशन इज ऑलवेज डैश साइड ऑफ द मेन फंक्शंस। वो इनसाइड आउटसाइड दोनों मेन फंक्शन से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। 25th का चार्ली जो करेक्ट ऑप्शन। 26 द फंक्शन क्रिएट एंड टर्मिनेट्स आर कॉल्ड डैश वेरिएबल। वो वाले वेरिएबल जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, टर्मिनेट्स होते रहते हैं, उनको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहते हैं। रियल वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम लगाते हैं, विच आर एक्सेसिबल एंड हैव अ लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम इन द मेमोरी, उनको हम फिर लाइफ टाइम वेरिएबल्स कहते हैं। एंड आपके पास नन है, तो करेक्ट आंसर फॉर 26 इज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। 27 पे आ जाते हैं। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन बाय यूजिंग डैश कीवर्ड्स। बताइए जी, वेरिएबल जो हम इनसाइड द मेन फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं वो कौन सा? डायनामिक, नो। स्टैटिक, यस। स्टैटिक बेसिकली इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको पता है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी जस्ट लिस्ट अप द नेम ऑफ द वेरिएबल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, एट द टॉप ऑफ द कोड एंड ऑल नो। स्टैटिक, बीटा इज अ करेक्ट आंसर फॉर MCQs नंबर 27। उसके बाद चलते हैं जी MCQs नंबर 28 पे। द सेल दैट कंटेन अ फार्मूला और अ फंक्शन विल शो। जी वो वाला सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ये क्वेश्चन है। वो कहता है जी वो वाला सेल जिसमें फार्मूला और फंक्शन डिस्प्ले होते हैं उसको क्या कहते हैं? फार्मूला और फंक्शन। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस आपको पता है जी, रोज़ और जो कॉलम्स होते हैं उसका जो ऊपर से हेड होता है उसको अगर हम अटैच करते हैं तो उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। रिजल्टिंग डिस्प्ले वैल्यूज़, ये कोई नहीं होता, मतलब ये सेल के अंदर रिजल्ट आता है तो आप उसको कह सकते हैं रिजल्टिंग डिस्प्ले वैल्यू। मसलन ये आप लोगों के पास आ गया जी, ये सेल है, अगर मैं ये सेल बना दूँ आप लोगों के पास, ठीक है, तो ये आएंगे जी 1 2 3, ये आएगा A B एंड C, ये सो ऑन। इसमें एक वैल्यू है जी आपके पास 12 और इसमें एक वैल्यू 13 है, और आपने इसका जनाब यहाँ सम करना है। तो पहले तो आप लगाएंगे इक्वल टू, अब इसका रेफरेंस, तो इसका रेफरेंस क्या होगा? इक्वल टू के बाद इसका रेफरेंस होगा A1 प्लस इसका रेफरेंस क्या होगा? C, और इधर से 2, तो ये होगा C2, ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो ये 25 यहाँ पे आ रहा होगा, तो 25 बेसिकली जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले वैल्यू है, ठीक है। क्या है? रिज़ल्ट डिस्प्ले वैल्यू। और लेकिन ये इस सेल में जो वैल्यू लगी वो लग गया या तो ये फार्मूला को लाएगा, और अगर ये बिल्ट इन है तो फिर हम इसको फंक्शन कहेंगे। और ये जो होते हैं ये हेड होते हैं, ये रोज़ होती हैं, और ये जैसे इसका जो बनता है एड्रेस वो क्या बनेगा? वो बनेगा B1। तो B1 जो होता है इसको बेटा हम सेल एड्रेस कहते हैं। अब इसके अंदर आपको फिर सेल एड्रेस के साथ साथ फिर इसकी रेंजिंग्स और फिर उसके बाद रेफरेंसिंग, और रेफरेंसिंग की फिर 2 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है जी। वो रिलेटिव रेफरेंसिंग है और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली डिफ़ाइन करके दिखा दी थी सारी चीज़ें। तो MCQs नंबर 28 का करेक्ट आंसर जो है वो है अल्फ़ा, फॉर्मूला और अ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद 29 मोस्टली फाइल्स एंड डेटा आर स्टोर्ड इन डैश सर्वर। तो बच्चे बड़ी जल्दी से टिक लगाते हैं मेन सर्वर पे। मेन सर्वर कुछ नहीं होता, असल में डेडिकेटेड सर्वर होता है। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है ना वही मेन सर्वर होता है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो डेडिकेटेड सर्वर है। मतलब ये मेरा एक नेटवर्क है, तो मेरे नेटवर्क में जो सर्वर है वो मेरा डेडिकेटेड सर्वर है, तो मेरा डेटा मेरे डेडिकेटेड में जाना है। मेन हो सकता है इस ऑफिस में कई हूँ, ठीक है, तो मेरे डेडिकेटेड सर्विस तक जाना है। अच्छा, नियरेस्ट सर्वर नो, ऐसा कोई इसके नहीं। कंट्री सर्वर ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये सर्वर होते हैं कंट्री सर्वर, नियरेस्ट सर्वर, मेन सर्वर, बट योर डेटा विल बी स्टोर्ड डेफिनेटली इन योर डेडिकेटेड सर्वर, जो आप जिसके साथ आप लिंक है उसमें। तो करेक्ट आंसर फॉर 29 इज़ बीटा। 30 पे चलते हैं। इन विच नेटवर्क मॉडल द नोड्स कैन एक्ट बोथ एज अ सर्वर एज अ क्लाइंट। या मैं तो बल्कि इसको ये कहता होता हूँ, कौन सा नेटवर्क मॉडल है जिसमें ना ही कोई सर्वर ना ही कोई क्लाइंट? तो एक्ट बोथ सर्वर क्लाइंट कहने की बजाय आप ये कहते हैं कि नो वन कैन एक्ट लाइक सर्वर एंड लाइक क्लाइंट। तो वो आप लोगों के पास होता है जी पीयर टू पीयर, जिसको हम पीयर टू पीयर भी बोलते हैं, PEER, पीयर, ठीक है।
पीयर टू पीयर मॉडल कहते हैं। क्लाइंट सर्वर में आपको पता है एक सर्वर होता है, बोथ ए एंड बी नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों लगते हैं, तो उसको हम फिर हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। तो जिसमें बोथ एक्ट सर्वर लाइक क्लाइंट्स एंड दिस वन एवरी वन हैव अ इक्वल स्टेटस, एवरी वन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। तो उसमें हम फिर लगाएंगे जी P2P, ठीक है। करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQs इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो T1 डिस्कस हुआ, होप सो आप लोगों की इसमें से कुछ लर्निंग हुई होगी, आपको कुछ MCQs ने इसमें से हेल्प किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।